नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। सियासी दल हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। ऐसे में हमेशा से सियासत के केंद्र में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग की भी पूछ बढ़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के हितों की बात करती दिख रही हैं और इनके विकास के तमाम दावे और वादे भी कर रही हैं। लेकिन ये तबका हमेशा से ही सियासी बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि इन चुनाव में भी इस तबके को जीत के लिए मोहरे की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा? खास पेशकश में आज बात इसी पर। 2013 के आखिर तक 5 सूबों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो इन सेमीफाइनल्स में जीत का झंडा फहराएगा, 2014 में उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए मिशन 2013 अहम है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां बीजेपी सत्ता की हैट्रिक की दहलीज पर खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस इस महासंग्राम के दम पर 10 साल का वनवास खत्म करना चाहती है। कोशिशें दोनों की ही महासंग्राम को जीतने की है, लेकिन जीत किसके खाते में जाएगी, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां बाहें खोले मैदान में उतर चुकी हैं। दोनों ही दलों की ओर से मतदाताओं के लिए लुभाऊ वादों की छड़ी भी लगा दी गई है और अब कवायदें उस तबके को रिझाने की शुरू हो चुकी हैं जो संख्या बल के हिसाब से तो अल्पसंख्यक है, लेकिन देश की राजनीति का केंद्र इन्हीं पर पड़ता है। मध्य प्रदेश की आबादी में कुछ 9% की मौजूदगी रखने वाला मुस्लिम तबका अब इन दोनों पार्टियों की निगाहों में है। वैसे तो वोट बैंक परंपरागत तौर पर कांग्रेस का है, लेकिन वक्त के साथ इसके खिसकने का डर भी कांग्रेस को सता रहा है, क्योंकि 10 साल से सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस इस बार कोई मौका नहीं खोना चाहती। ऐसा हर बार देखा गया है कि जिसको भी अल्पसंख्यकों का साथ मिला, वो अल्पमत में रहकर भी सत्ता की चाशनी में डूबा रहा। नमूने तमाम हैं, ले लो नसीहत जिससे भी लेनी हो। नसीहतें इंसान को जीना सिखाती हैं और सियासत में नसीहतें सत्ता दिलवाती हैं। लिहाजा अब नजरें मुस्लिम वोट बैंक के नाम की उस सियासी रथ पर टिकी हैं जो या तो किसी को हैट्रिक का स्वाद चखा सकती हैं, तो किसी के वनवास को रजवाड़े में तब्दील कर सकती हैं। वैसे तो इस तबके पर वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत रही है, लेकिन सियासी शतरंज के मोहरे जब अपनी चाल बदलते हैं तो बड़ी बड़ी हुकूमतें भी धराशायी होती दिखती हैं। सूबे में कमल के पास अल्पसंख्यक चेहरों का अकाल है और इस अकाल को खत्म करने का दावा भी बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन दावों को सूखे में खिला कमल बता रही है, जो न खुशबू देता है और न उस सुख की अनुभूति देता है जो कमल को राष्ट्रीय फूल होने का दर्जा दिलाती है। मध्य प्रदेश के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर आज भी कांग्रेस का कब्जा नहीं है। आप बुरहानपुर को देख ले, 42% मुस्लिम वोटर है। वहाँ पर अर्चना जी हमारी विधायक है, मंत्री है। इंदौर 5 नंबर मुस्लिम बहुल इलाका है, खजराना का, लेकिन वहाँ पर हमारे पास है। उज्जैन उत्तर में पारस दादा जैन हमारे वहाँ के मंत्री हैं। भोपाल की मध्य की नरेला की सीट है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो जो मुस्लिम बहुल इलाके, सिरोन में चली जाइए, बड़ा मुस्लिम इलाका है, लेकिन वहाँ से लक्ष्मीकांत जी हमारे वो। तो मुस्लिम इलाकों के अंदर अगर नेतृत्व या प्रतिनिधित्व है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास नहीं है। खैर, ये तो सियासत है, यहाँ हर रोज यही होता है। मौसम चुनावी है तो हिमायतदारों की हिमायतें अब ज्यादा देखने को मिलेंगी और जो इस तबके की हिमायत में आगे रहेगा, अल्पसंख्यकों की हिमायत भी उसी को मिलेगी। हालांकि ये हिमायत हार जीत तो तय नहीं करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में मुस्लिमों को उसका असली मसीहा जरूर मिल जाएगा, जो न सिर्फ उनकी हिमायत करेगा बल्कि उनके विकास की बात भी करेगा। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं हिदायतुल्लाह, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी अल्पसंख्यक के, और हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं आरिफ बेग, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का खैर मकदम है खबर भारती पर। हिदायतुल्लाह जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी कि आज हम बात कर रहे हैं सियासी मोहरे की, और ये मुसलमान खुद भी कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो मुसलमानों की याद आती है। क्या वाकई जो दोनों दल हैं, चाहे बात करें हम बीजेपी की या कांग्रेस की बात करें, दोनों दल क्या वाकई अब मुसलमानों के हितैषी जितना दावा किया जाता है? आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई बीजेपी मुसलमानों की हितैषी, या फिर चुनाव नजदीक आते ही फिर से सियासी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाएगा मुसलमानों का? देखिए, ये बात पूरे देश को पता है। ये बात आप मुसलमान भी समझने लग गया है कि उसको सियासी मोहरे की तौर पर कौन इस्तेमाल करते आ रहा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम उसको, मुसलमान को कभी सिर्फ वोट के रूप में नहीं देखते हैं, हम उसे इस देश के नागरिक के रूप में देखते हैं और हम उसी के आधार पर काम करते हैं। हम निरंतर मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं। वो तो आज कांग्रेस का पेट दुख रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश का मुसलमान आज शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश का मुसलमान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। जी,
आरिफ बेग जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी ये सोच है कि जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों का शोषण किया है और आगामी 9.5 साल से मध्य प्रदेश में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ सिवाय धोखे के कुछ नहीं किया जा रहा है। ना ही बीजेपी ने अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए ना ही कोई योजनाएं की है और ना ही उनके विकास के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव आना है, 2013 नवंबर में चुनाव होना है। इस मध्य प्रदेश चुनाव को किस तरीके से निकाला जाए, मुसलमानों को किस तरीके से गुमराह करके बीजेपी से जोड़ा जाए, सिवाय इसके लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं आरिफ जी कुछ नहीं किया जा रहा है, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल प्रतिक्रिया लेंगे हिदायत उल्ला जी आपसे। योजनाओं की बात कर रहे थे और हम विकास की बात करते हैं मुसलमानों की, और यही सवाल आरिफ जी ने भी उठाया है, इस पर जवाब चाहेंगे आपका। देखिए, आरिफ बेग जी जो बोल रहे हैं, अब उनको बोलने दीजिए, उनके पास बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर गुमराह करने की बात है तो बरसों से कांग्रेस ने मुसलमानों को गुमराह किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को तरक्की दी है। इनकी तो बरसों तक केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार रही, कभी एक योजना का नाम बता दें जो मुसलमान के लिए। हमने तो यह अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना चलाई, मुख्यमंत्री निकाय योजना चलाई है, कई ऐसी योजनाएं जो सीधे लाभ मिल रहा है जिनको मुसलमानों के लिए। इस साल मध्य प्रदेश की सरकार ने 1,65,000 मुस्लिम बच्चों को वजीफा दिया है, छात्रवृत्ति दी। इनके जमाने में 16-17 हजार से कभी आंकड़ा आगे नहीं बढ़ा दिग्विजय सिंह जी के टाइम, और ये आंकड़ा तो केंद्र की सरकार का है, हमारा भी नहीं। तो एक बार आरिफ बेग साहब अपना सब कुछ ठीक कर ले, उसके बाद आके बात करें। और मैं तो बोल रहा हूं कि बात आप मुसलमानों की क्यों कर रहे हैं? यहां तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आप कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपने मुस्लिम नेताओं का शोषण करा, वो आम मुसलमानों की क्या चिंता करेगा? चलिए, हम आपसे जानेंगे आरिफ जी कि आप बात कर रहे थे कि मुसलमानों का शोषण किया है बीजेपी ने और योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है और विकास नहीं हुआ है मुसलमानों का। लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि गुमराह कर रही है मुसलमानों को बीजेपी, तो 2011 में जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, 3 क्षेत्र में ये उपचुनाव हुए थे, तो उसमें आपको लगता नहीं कि नतीजे देखकर ये आपको समझ में नहीं आया कि शायद अब मुसलमानों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? 3 सीटें थी और तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं आरिफ जी, वो मुसलमानों के क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन उपचुनाव में तख्ता पलट हुआ। देखिए, जी बोलिए आरिफ जी, सुन रहे हैं। सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग होता है। एक विधानसभा चुनाव अगर उपचुनाव होता है, एक मंडी का चुनाव होता है, तो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के 10-10 मिनिस्टर, 10-10 विधायक, पूरा मंत्रिमंडल उस उपचुनाव में मशीनरी का उपयोग करके, भय का वातावरण पैदा करके उस क्षेत्र के, उसमें विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को डरा धमका के ये उपचुनाव निकालते हैं। ये इनकी ज्यादा दिन तक ये भारतीय जनता पार्टी का ये हथकंडा नहीं चलने वाला। 2013 के विधानसभा चुनाव में जनता समझ चुकी है। सुनेंगे आपको हिदायतुल्लाह जी, सुनेंगे आपको, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए आरिफ जी को। जवाब देना है इसका इनको भुगतान 2013 के विधानसभा चुनाव में इनको मिलेगा। चलिए, हम आप दोनों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका खबर भारती पर। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ जी संजय जी, आज हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की। विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये हम सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यकों की और खासतौर से मुसलमानों की याद आती है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही को। लेकिन अक्सर यही देखा गया है और इतिहास भी गवाह है कि सियासी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है अल्पसंख्यकों का। अब जब बीजेपी अब हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन क्या वाकई दोनों पार्टियां मुसलमानों की हितैषी हैं? देखिए, ऐसा राजनीतिक दलों का अपना एक चरित्र है और वो वोट पाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो आप ये देखें कि इतने सालों से अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति चल रही है। अल्पसंख्यकों का क्या भला हुआ, वो किस स्थिति में है, किस तरह से उनके हालात हैं। आज भी जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो शिक्षा में, आर्थिक सुरक्षा में, बेरोजगारी के सवाल पर बहुत पीछे है। मतलब जो शेष भारतीय समाज है उसकी जो समस्याएं हैं लगभग वही समस्याएं मुसलमानों की भी हैं, उतनी ही समस्याओं से वो भी ग्रस्त हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार या कोई भी संगठन या कोई जो है विचारधारा वह मुसलमानों के जो वास्तविक सवाल हैं उनको स्पर्श कर रही है। दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज में जिस तरह का
पिछड़ापन है और उनके जो धार्मिक नेता हैं वो भी शायद इन्हें पीछे रखना चाहते हैं और कुछ लोगों को तो फायदा मिल जाता है। मतलब मुस्लिम तबके में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा बड़ा जो समाज है वह पीछे रह जाता है। तो कुछ नेताओं को आगे करके उनका तो भला हो जाता है, पर जो शेष समाज है, जो बड़ा बृहत्तर मुस्लिम समाज है और जो तमाम तरह के अत्याचार, उत्पीड़न और पिछड़ेपन से ग्रस्त है, उनके लिए राजनीतिक दलों में कोई प्रयास होता हुआ नहीं दिखता। जी, यानी कि संजय जी वाकई सियासी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है अल्पसंख्यकों को। निश्चित रूप से सियासी मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नेता मुस्लिम समुदाय से आगे लाके खड़े कर दिए जाते हैं और उन मुस्लिम नेताओं का कल्याण जरूर हो जाता है, पर बृहत्तर तौर पर कि मुस्लिम पूरे समुदाय का विकास हो, पूरे समुदाय में किसी प्रकार की चेतना पैदा हो और पूरे समुदाय का वो विकास के पथ पर उनको ले जाया जाए, ऐसी कोई कोशिश जो है दोनों दलों की तरफ से मुझे दिखती हुई अभी तक तो नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारंभिक जो एक तरीका था वो मुसलमानों से बच के चलती थी, अब उसने भी अपने दल में अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है, अल्पसंख्यकों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अभी भी मुसलमानों के जो वास्तविक सवाल हैं, जो उनके सवाल हैं, उन पर बातचीत होना अभी भी शेष है। जी बिल्कुल। और संजय जी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस यही मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो तो उसके खाते में ही पहले से ही है। शायद यही वजह है कि मुसलमानों का विकास नहीं किया जब कांग्रेस की सरकार थी। तो वहीं बीजेपी भी अब ये मान चुकी है कि मुस्लिम का रुझान जो है मुसलमानों का वो बीजेपी की तरफ कुछ खास नहीं रहा है, ये राजनीति कहती है देश की। शायद यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को रिझाने की, तमाम तरह की योजनाओं की बातें करते हैं, दावे करते हैं और वादे करते हैं। ये बात सही है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता था, पर हाल के दौर में जो चुनाव हुए हैं गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक, उसमें तमाम स्थानों पर जो है मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। पर कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीतिक दलों को ये है कि ये हमारे बंधक हैं या हमारे कहने पर ही वोट डालेंगे या मुस्लिम समाज कहीं जा ही नहीं सकता, इस प्रकार का जो सोच है वो कांग्रेस का हो या किसी दल का हो, इस प्रकार के सोच से बचने की जरूरत है। और मुस्लिम समुदाय को भी ये बात देखनी चाहिए कि वह अपने हितों को लेकर के सचेत हो, अपनी जागरूकता को बढ़ाए और राजनीति के जो सवाल हैं उनको ठीक तरह से समझे, उनका आकलन करे और उन्हीं प्रत्याशियों को जिताए जो वास्तव में समाज के प्रश्नों का समाधान कर सके। जी संजय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है और कांग्रेस किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर वोट मांग सकती है, क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ समीकरण हो सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पहले थोड़ा सा उनको लगता था कि मुस्लिम वोट हमें नहीं मिलेगा, पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसकी एक्टिविटीज बहुत तेज की हैं। अभी दिल्ली में भी शिक्षा और उसके सवाल पर एक सम्मेलन मुसलमानों का बीजेपी ने आयोजित किया है। तो जगह जगह पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को संबोधित करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है और दिखाने के लिए उसने कुछ मुस्लिम चेहरे भी सामने किए हैं और बहुत सारी जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उस पर मुसलमान नेताओं की ताजपोशी की है ना। तो कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी का भी ये रुझान है कि ये जो 20% हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज है उसको छोड़ करके वो दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं कर सकते, इसलिए उनको भी आकर्षित करना जरूरी है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जिनको बहुत बड़ा मुस्लिम विरोधी ऐसा कह के मीडिया प्रस्तुत करता है, उनके खुद के राज्य गुजरात में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जिसमें मुस्लिम समाज को बीजेपी के साथ दिखाने की कोशिश की गई। तो निश्चित ही जिस दल को इस देश में राजनीति करनी है, इस देश की केंद्रीय सत्ता में हिस्सेदारी करनी है, वो मुसलमानों को छोड़ करके उनके सवालों को छोड़ करके वो राज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और संजय जी वक्त के साथ साथ बदलाव भी देखने को मिले हैं, रुझान भी बदला है मुसलमानों का। जिन सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, जिन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का राज हुआ करता था, वो भी 2011 के उपचुनाव में बीजेपी के खाते में चली गई। तो यानी कि रुझान भी बदल रहा है और बीजेपी भी अब पूरी कोशिश कर रही है कि जो छवि बीजेपी की बनी हुई है राजनीति में वो बदले और मुसलमान ज्यादा से ज्यादा करीब आए बीजेपी के। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ हिदायत उल्लाह जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आरिफ बेग जी भी जुड़े हुए हैं। इनके साथ हम लौट कर आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।